हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन एंड चिल में। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। ये पुष्पा 1 मूवी का सीक्वल है जो कि इंडिया में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस साल की इकलौती और सबसे बड़ी मूवी है। अगर आप सभी को पुष्पा 1 पसंद आई थी तो आपको पुष्पा 2 भी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी पुष्पा 1 से भी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं पुष्पा 2 मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप सबको मूवी की पूरी कहानी बताने वाली हूँ, जिससे आप सभी घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 पुष्पा 1 का सीक्वल है, यानी पुष्पा 2 के अंदर हमें जो भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सभी पुष्पा 1 के आगे के हैं। इसीलिए जिन्होंने भी पुष्पा 1 नहीं देखी है या फिर उन्हें याद नहीं है, उन सभी के लिए मैं पुष्पा 1 को रिकैप कर देती हूँ। जैसे पुष्पा 1 में जो भी हुआ हम उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हम पुष्पा 2 की कहानी को बिल्कुल अच्छे से समझ सकेंगे। अच्छा, देखो दोस्तों, पुष्पा मूवी के अंदर दो ही मेन चीज़ हैं, जिनमें से पहला है खुद पुष्पा और दूसरा है लाल चंदन। पुष्पा की बात करें तो पुष्पा राज एक बहुत ही बहादुर और अक्लमंद इंसान है, और पुष्पा की एक खासियत है कि वो ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। पुष्पा के जो पिता हैं उनकी 2 बीवियां थी, जिनमें से पहली बीवी से उन्हें 2 बेटे थे और दूसरी वाइफ से 1 बेटा, जो कि था पुष्पा। लेकिन पुष्पा के पिता ने पुष्पा की मां से कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए पुष्पा के जो दोनों सौतेले भाई थे वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानते। यहाँ तक कि जब पुष्पा के पिता की डेथ हो गई तब भी पुष्पा के दोनों सौतेले भाइयों ने पुष्पा और उसकी मां को जायदाद से बेदखल कर दिया और पुष्पा को नाजायज करार दे दिया। इसके बाद से ही पुष्पा अपनी मां के साथ रहने लगा, और जब पुष्पा जवान हो गया तब वो मजदूरी का काम करने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुष्पा के अंदर किसी के सामने ना झुकने का एक एटीट्यूड था, इसीलिए पुष्पा हर जगह पर अपने एटीट्यूड में रहता था। उसके इस बर्ताव को देखकर उसके कई सारे मालिक उसे काम से निकाल देते थे। अब पुष्पा के साथ ही बात करें लाल चंदन की, तो लाल चंदन एक बहुत ही खास तरह का पेड़ है जिसकी लकड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा है। पुष्पा मूवी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये लाल चंदन आंध्र प्रदेश के शेष चेलम जंगल में मिलता है, और इस बड़े से जंगल के अंदर लाल चंदन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया से बाहर चाइना और जापान जैसे देशों में, जिस वजह से वहाँ पर इनकी कीमत और भी ज़्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडिया में इस लाल चंदन को काटना इलीगल है। लेकिन इस मूवी में दिखाया जाता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिलकर इन सारे पेड़ों को कटवाते हैं और फिर इस सारे लाल चंदन को इलीगल तरीके से विदेशों में सेल करते हैं। अब वैसे तो ये पूरा काम इलीगल तरीके से होता है, लेकिन इस काम को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। असल में जो भी लोग इस लाल चंदन को इलीगली सेल करते हैं उन सभी ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया है, जिस ग्रुप का नाम है सिंडिकेट। और इस सिंडिकेट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अपने अपने इलाकों में इस लाल चंदन को कटवा के इकट्ठा करते हैं और फिर उन सबको मंगल सीनू नाम के एक आदमी को भेज देते हैं। मंगल सीनू इस पूरे सिंडिकेट ग्रुप का लीडर है, जो सिंडिकेट ग्रुप के सारे मेंबर्स को 1 टन लाल चंदन के बदले में 25 लाख रुपए देता है। इसके बाद मुर्गन इस लाल चंदन को बाहर भेज देता है, यानी इंटरनेशनल बायर से डील करता है। अब सिंडिकेट ग्रुप की तरफ अगर हम जाएं तो इस ग्रुप के अंदर जो मंगल सीनू है वो ना सिर्फ पूरे सिंडिकेट का लीडर है, बल्कि वो सबसे खतरनाक आदमी भी है। लेकिन ग्रुप में उसी की तरह एक और खतरनाक आदमी है जिसका नाम है कोंडा रेड्डी। ये भी ग्रुप का मेंबर है। ये भी बाकियों की तरह मंगल सीनू को माल सप्लाई करता है। अब हीरो यानी कि पुष्पा राज पहले मजदूरी किया करता था, वो बाद में जाकर इसी कोंडा रेड्डी के लिए काम करने लगता है। यानी कि पुष्पा भी इसी कोंडा रेड्डी के लिए लाल चंदन की कटाई करता है। लेकिन अब लाल चंदन की कटाई में बहुत ही बड़ा खतरा है, और वो ये कि इलीगल होने की वजह से पुलिस हमेशा इन पर छापा मारती है। कई बार वो सारे मजदूर जो कि लाल चंदन काट रहे होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही जब पुष्पा भी लाल चंदन काटने जाता है तब पुलिस का पड़ता है छापा। इस वजह से सारे मजदूरों को भागना पड़ता है। लेकिन फिर यहीं पर पुष्पा सारे मजदूरों को एक करता है और सारे लाल चंदन को पुलिस से बचा लेता है। इसके बाद पुष्पा के इस काम को देखकर कोंडा रेड्डी उसे पार्टनर बना लेता है और उसे कमाई की हिस्सेदारी देने लगता है।
इसके बाद तो पुष्पा लाल चंदन को पुलिस से बचाने के लिए कई तरीके निकालता है और उन तरीकों से पुलिस को चकमा देके वो लाल चंदन को बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है। अब इसी दौरान पुष्पा को ये पता लगता है कि सिंडिकेट का लीडर मंगल सीनू सभी लोगों को 1 टन लाल चंदन के बदले में कम पैसे देता है। वो आगे इसे ज़्यादा पैसे में बेचता है। इसीलिए इसके बाद ही जब सिंडिकेट की मीटिंग होती है तब वहाँ पर पुष्पा इस बात को रखने का फैसला करता है। इस मीटिंग के अंदर एरिया का एमएलए भी आता है, जिसका नाम है एमएलए सिम्पा। और अब एमएलए सिम्पा का सिंडिकेट पर काफ़ी कंट्रोल है, इसलिए पुष्पा एमएलए को ये बात बताता है। वो एमएलए से कहता है मंगल सीनू सबको धोखे में रखता है और वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट खुद खा जाता है। ये बात जानते ही एमएलए मंगल सीनू को सिंडिकेट से हटा देता है और पुष्पा राज को सिंडिकेट का नया लीडर बना देता है। इसके बाद ही पुष्पा ना सिर्फ पूरे सिंडिकेट को रूल करता है बल्कि वो लाल चंदन सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पैसे बनाता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर उनके एरिया का एसीपी चेंज होता है और जो नया एसीपी आता है उसका नाम है एसपी भंवर सिंह शेखावत। एसपी शेखावत बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट आदमी है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है और इसे हमेशा दूसरों से इज्जत चाहिए होती है। जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस एसपी की ज्वाइनिंग होती है तभी पुष्पा एसपी के पास कुछ पैसे लेकर जाता है ताकि एसपी रिश्वत के पैसे लेता रहे और पुष्पा के काम में रुकावट न डाले। जब पुष्पा एसपी शेखावत के पास आता है तब वो उसे पैसे तो देता है लेकिन उसे इज्जत नहीं देता और इसीलिए एसपी शेखावत को ये बात बहुत बुरी लगती है, जिस वजह से वो पुष्पा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। इसी टाइम पर पुष्पा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस टाइम पर तो पुष्पा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिस दिन पुष्पा की शादी होने वाली होती है वो उसी दिन एसपी शेखावत से मिलता है और उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे बहुत बेइज्जत करता है। वो एसपी से बोलता है बिना पुलिस की वर्दी के उसकी कोई औकात नहीं है। इसके बाद ही पुष्पा की शादी हो जाती है, लेकिन जो एसपी शेखावत होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ये फैसला करता है कि वो पुष्पा से बदला लेगा। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पुष्पा 2 द रूल, इसी पुष्पा मूवी के सीक्वल को। दोस्तों, पुष्पा 2 की स्टार्टिंग होती है सीधा जापान से, यानी कि जापान देश के योकोहामा पोर्ट से। यहाँ योकोहामा पोर्ट पर कई सारे लेबर शिप से कंटेनर्स उतार रहे हैं, लेकिन तभी एक क्रेन से एक कंटेनर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही जैसे ही कंटेनर खुलता है तो उसमें से निकलती है लाल चंदन की लकड़ियाँ। अब ये देखकर वो लोग अपने बॉस को बुलाते हैं। जब उनका बॉस वहाँ पर आता है तो वो उस लाल चंदन को देख के कहता है ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाल चंदन वो भी उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसके साथ जो आदमी आए होते हैं वो उस कंटेनर की तलाशी लेते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर एक इंसान भी है। और दोस्तों, यही एंट्री होती है हमारे पुष्पाराज की। जी हाँ, जब वो आदमी बाहर आता है तब वो कोई और नहीं बल्कि पुष्पाराज है। पुष्पा को देखकर वो सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं और रिस्पॉन्स में पुष्पा भी उन सबको मारता है। लेकिन फाइट के दौरान ही वो सभी लोग पुष्पा से ये पूछते हैं आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। ये सुनकर पुष्पा भी उन सबको जापानीज लैंग्वेज में कहता है कि उसका नाम पुष्पाराज है और वो यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आया है। पुष्पा कहता है इंडिया से उसका लाल चंदन यहाँ पर तो आता है, लेकिन यहाँ पर लाल चंदन लेने वाले उसकी पेमेंट नहीं कर रहे। पुष्पा अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए वो यहाँ पर अपने पैसे लेने आया है। यहाँ पर इसी फाइट के बीच उन्हीं जापानियों में से एक आदमी पुष्पा पर गोली चलाता है। वो गोली सीधा पुष्पा के लेफ्ट शोल्डर पर लगती है, जिस वजह से पुष्पा सीधे समुंदर में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद ही पुष्पा को कुछ मेमोरीज याद आती है और वो यहीं पर अपनी बीती स्टोरी याद करता है। इसके बाद ही जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, सीन शिफ्ट होता है पुष्पा राज पर, जहां उसकी शादी हो चुकी है। वो सिंडिकेट का लीडर बनके सिंडिकेट को रूल कर रहा है। उसका लाल चंदन का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है और एमएलए सिम्पा, जिसने कि उसे सिंडिकेट का लीडर बनाया था, उससे भी उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि पुष्पा के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो भी पुष्पा के लिए काम करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पुष्पा ना सिर्फ उन्हें अच्छे पैसे देता है बल्कि वो उन सब का ध्यान भी रखता है।
अब एक दिन पुष्पा के सारे मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाते हैं। जंगल जाने के लिए वो हमेशा की तरह ट्रक में बैठते हैं, लेकिन यहीं पर ये नोटिस होता है कि सारे मजदूरों के बीच ही एसपी शेखावत भी है, जो कि एक मजदूर का भेष लेकर उन सबके बीच में घुसा हुआ है। इसके बाद वो भी लाल चंदन काटने के लिए सीधा जंगल में जाता है। सारे मजदूरों के साथ लाल चंदन काटने लगता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही सभी मजदूरों को पुलिस वाले घेर लेते हैं। इसके बाद एसपी शेखावत अपना असली रूप दिखाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर सबको बताता है कि वो एसपी शेखावत है। उसने उन सारे मजदूरों को लाल चंदन काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसलिए एसपी शेखावत उन सबको अरेस्ट कर लेता है और सभी को पुलिस स्टेशन के जेल में बंद कर देता है। अब ये बात जब पुष्पा को पता लगती है तो वैसे ही पुष्पा अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ियां निकालता है और पहुंच जाता है सीधा पुलिस स्टेशन। इस टाइम पर एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन से बाहर होता है, इसलिए पुष्पा पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही सीधा इंस्पेक्टर को देखता है और उससे अपने सारे आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एसपी शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है, और अगर वो या पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस वाला एसपी शेखावत के खिलाफ गया तो फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब पुष्पा जैसे ही ये बात सुनता है वैसे ही वो उन सब के लिए बहुत सारे पैसे लेकर आता है। वो पुलिस वाले जितनी सैलरी अपनी पूरी लाइफ में कमाते, पुष्पा उन सबको उतने पैसे एक ही बार में दे देता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले पुष्पा के सामने हंसते हंसते अपना इस्तीफा दे देते हैं और बड़ी खुशी से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते वो पुष्पा के सारे आदमियों को छोड़ भी देते हैं। अब कुछ ही देर बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। वो देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, ना तो वहाँ पर मजदूर है और ना ही पुलिस वाले। फिर जब एसपी शेखावत को सच्चाई पता लगती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, तो पुष्पा ने किस तरह से पुलिस वालों को खरीदकर अपने आदमियों को छुड़ा लिया। फिर जब एसपी शेखावत को सच्चाई पता लगती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और पुष्पा ने किस तरह से सारे पुलिस वालों को खरीदकर अपने आदमियों को छुड़ा लिया है, तो एसपी शेखावत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुष्पा पर, जो सीधा जाकर एमएलए सिम्पा से मिलता है। यहाँ पुष्पा एमएलए सिम्पा की बहुत इज्जत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमएलए सिम्पा ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। यहाँ पर एमएलए सिम्पा पुष्पा से कहता है अब वो सीधा स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसके लिए उनकी पार्टी की मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन एमएलए सिम्पा पुष्पा से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा, यानी कि वो दोनों ही जाकर सीएम से मिलेंगे। इसके बाद पुष्पा अपने घर आता है, अपनी वाइफ को ये बताता है कि वो सीएम से मिलने जा रहा है। श्रीवल्ली जैसे ही इस बात को सुनती है वो पुष्पा से कहती है जब वो सीएम से मिलेगा तब उसे सीएम के साथ एक फ़ोटो खिंचवानी होगी, क्योंकि वो अपने पति पुष्पा और सीएम की फ़ोटो को अपने घर में लगाना चाहती है, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उसके पति पुष्पा की सीएम तक बातचीत है। श्रीवल्ली की बात सुनकर पुष्पा उसकी बातों पर हंसता है। फिर वो अपनी वाइफ श्रीवल्ली से कहता है कि वो अपनी वाइफ के लिए सीएम के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएगा। अब इसके बाद पुष्पा एमएलए सिम्पा के साथ सीधा सीएम ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर सीएम से बातचीत करता है। सीएम एमएलए और पुष्पा दोनों से मिलता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम से फ़ोटो खिंचवाने की बात करता है तो सीएम पुष्पा को साफ मना कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो पुष्पा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करता है और पुष्पा को पैर के जूतों से कंपेयर करता है। इन बातों को सुनकर एमएलए सिम्पा सीएम से कहता है असल में फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की वाइफ की है, इसीलिए आप पुष्पा के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन सीएम तो गुस्से में होता है। वो पुष्पा को ना समझ आदमी कहता है जो अपनी बीवी की बात सुन रहा है, और फिर ये सारी बातें बोलकर सीएम एमएलए और पुष्पा दोनों को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद सीएम की बातें पुष्पा को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं और उन बातों से पुष्पा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर एमएलए सिम्पा पुष्पा को संभालता है। इसके बाद पुष्पा एमएलए से एक सवाल पूछता है कि अगर कल को आप सीएम बनते हैं तो क्या आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे?
ये सुनकर एमएलए सिम्पा कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन असल में मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो सिर्फ मामूली सा एमएलए हूँ। इस बात पर पुष्पा एमएलए से कहता है, अब तो आप एमएलए से सीएम बनेंगे। ये बात सुनकर एमएलए सिम्पा चौंक जाता है। वो पुष्पा से कहता है कि ऐसा करने में 100 करोड़ रुपए लगेंगे। इस पर पुष्पा उनसे कहता है, 100 नहीं बल्कि वो 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन अब तो वो एमएलए सिम्पा को ही सीएम बना के रहेगा। पुष्पा ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि सीएम की बातें उसे तो ज़्यादा बुरी नहीं लगी, लेकिन सीएम ने उसकी वाइफ के लिए जो बुरी भली बातें कही उससे पुष्पा को बहुत तकलीफ हुई और अब इसीलिए वो सीएम को ही हटा देगा। इसके बाद ही एमएलए सिम्पा और सीएम जिस पार्टी से होते हैं, पुष्पा उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है। पुष्पा उसे करोड़ रुपए देता है एंड वो पार्टी प्रेसिडेंट के छोटे भाई से कहता है उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है, जिसके बाद वो सीधा अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उससे सीधा पुष्पा की बात करवाता है। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि जो इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रताप रेड्डी, जिसका रोल प्ले किया है एक्टर जगतपति बाबू ने। पुष्पा प्रताप रेड्डी से फ़ोन पे बात करके उससे कहता है कि उसने उसके ऑफिस में एक तोहफा भिजवाया है और फिर उसी टाइम पर प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफ़ा आता है। इस सोफे के अंदर होते हैं 2 करोड़ रुपए। पुष्पा एक बड़ी डील करने की सोचता है ताकि पुष्पा के पास काफ़ी पैसे आए और वो उन पैसों से एमएलए सिम्पा को सीएम बना सके। अब यहाँ पर सबसे पहले पुष्पा ये देखता है कि वो सिंडिकेट के जरिए जितना भी लाल चंदन इकट्ठा करता है वो उन सभी को मुर्गन को बेचता है। फिर मुर्गन रामेश्वरम के पोर्ट से होते हुए उसे इंटरनेशनल बायर्स को बेचता है। यहीं पर पुष्पा ये डिसाइड करता है कि वो सीधा खुद ही इंटरनेशनल बायर से डील करेगा, क्योंकि जो मुर्गन है वो पुष्पा को 1 टन लाल चंदन के बदले में 1.5 करोड़ देता है, और अगर पुष्पा इस माल को डायरेक्टली बेचेगा तो वो उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब इसके लिए पुष्पा इस बारे में पता करता है और उसे सीधा इंटरनेशनल बायर मिलता है, जिसे वो मालदीव्स जाकर मीटिंग करता है। मालदीव्स के अंदर जब पुष्पा बायर से डीलिंग करता है तब वो उस बायर से कहता है कि वो 1 टन के बदले में 3 करोड़ लेगा। ये सुनकर वो एग्री कर जाता है और इसके बाद वो पुष्पा से 2000 टन लाल चंदन की डीलिंग करता है, जिसकी कीमत होती है पूरे 4000 करोड़। अब इसके बाद पुष्पा फिर से इंडिया आता है और वो सबसे पहले सिंडिकेट की मीटिंग रखता है। वो मीटिंग में सारे मेंबर्स को बताता है कि अब उन सबको बहुत ही बड़ी डील मिली है और इसीलिए अब उन सबको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके बाद सिंडिकेट के सारे मेंबर्स पुष्पा से कहते हैं कि वो लोग भी पुष्पा को ज़्यादा से ज़्यादा लाल चंदन देंगे। कोई कहता है कि वो 50 टन का इंतज़ाम करेगा, कोई कहता है 100 टन का, तो कोई मेंबर कहता है कि वो 150 टन का इंतज़ाम करेगा। और इसके साथ ही साथ पुष्पा भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहां पर सारे सिंडिकेट के मेंबर्स को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना होता है। लेकिन जिस दिन सारे मेंबर्स को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना था उस दिन सब लोग तो इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो एक मेंबर होता है उसके पूरे काफिले को एसपी शेखावत पकड़ लेता है। वो ना सिर्फ उसके सारे लाल चंदन को जला देता है बल्कि वो उस मेंबर को भी जान से मार देता है ताकि एसपी शेखावत की ये बात सीधा पुष्पा तक पहुंचे। इसके बाद होता भी ऐसा ही है। सिंडिकेट के सारे मेंबर्स एसपी शेखावत से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो सब सीधा एमएलए सिम्पा से मिलते हैं। वो उससे कहते हैं एसपी शेखावत और पुष्पा के बीच की लड़ाई को ख़त्म करो ताकि वो लोग अपना बिजनेस आराम से कर सके। अब इसके बाद एमएलए सिम्पा सीधा एसपी शेखावत के ऑफिस जाते हैं। वो एसपी शेखावत से पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। ये सुनकर एसपी शेखावत कहता है उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पुष्पा से है। एक बार पुष्पा ने उसके कपड़े उतारकर उसकी बहुत बेइज्जती की थी और इसीलिए उसे उस बेइज्जती का बदला चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि पुष्पा उससे सबके सामने माफ़ी मांगे। अगर पुष्पा ऐसा करता है तो शेखावत उन सबको परेशान नहीं करेगा। अब ये सुनकर एमएलए सिम्पा सीधा पुष्पा के पास जाता है। वो पुष्पा को मना लेता है। वो पुष्पा से कहता है कि बस उसे एसपी शेखावत को सॉरी बोलना है क्योंकि इसमें पूरे सिंडिकेट की भलाई है और पुष्पा को सिंडिकेट वालों के लिए इतना तो करना ही होगा।
इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी के अंदर सब लोग आते हैं, यानी बहुत सारे पुलिस वाले, सिंडिकेट के सारे मेंबर्स और जो लोग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी। फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी से एंट्री होती है पुष्पा की और वो यहाँ पर आकर एसीपी शेखावत को सॉरी बोलता है। पुष्पा के मुंह से सॉरी सुन के एसीपी शेखावत खुशी के मारे झूमने लगता है और फिर इसके बाद एसीपी शेखावत सिंडिकेट के मेंबर से कहता है कि अब वो सिंडिकेट के किसी भी मेंबर को नहीं रोकेगा, अब वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, बस उसे उसका कमीशन मिलना चाहिए। इधर पुष्पा यहाँ पर सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब पुष्पा अपनी कार से काफ़ी दूर आ जाता है तब वो ये फैसला करता है कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता और इसीलिए वो आज एसीपी शेखावत के सामने भी नहीं झुकेगा। और फिर इसीलिए यही सोचकर पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और वापस फिर से उसी पार्टी में आता है। यहाँ पर आने पर उसे पता चलता है कि एसीपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ रहा है। तभी पुष्पा तेजी से अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस वजह से एसीपी शेखावत की गाड़ी टकराती है और एसीपी सीधा स्विमिंग पूल में गिरता है। एसीपी शेखावत जैसे ही ये सब देखता है वैसे ही वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पुष्पा एसीपी शेखावत से कहता है वो उससे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला। वो पुष्पा है, पुष्पा राज, जो किसी के सामने नहीं झुकता। और ये बोलने के साथ ही पुष्पा एसीपी शेखावत को चैलेंज पे देता है कि वो अगले सोमवार की सुबह लाल चंदन की डीलिंग करने के लिए चेन्नई जा रहा है और चेन्नई जाकर वहाँ से वो सीधा रामेश्वरम पोर्ट होते हुए इंटरनेशनल बायर को बेच देगा। अगर एसीपी शेखावत में दम है तो वो उसे रोक कर दिखा दे। और ये बोलकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एसीपी शेखावत पूरे शहर की रोड्स को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा वहाँ से अपने माल को बाहर न ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एसीपी शेखावत ये नोटिस करता है कि सड़क के बगल में जो नदी है उसका पानी बहुत कम हो चुका है, इसीलिए वो ये समझ जाता है कि हो ना हो पुष्पा उसी नदी के जरिए अपने ट्रक्स को निकालेगा। कुछ टाइम बाद ये रिवील होता है कि एसीपी शेखावत बिल्कुल सही है, क्योंकि पुष्पा ने अपने सारे ट्रक्स को नदी के जरिए भेजा होता है। आगे एसीपी शेखावत जल्दी उन सारे ट्रक्स को घेर लेता है और लाल चंदन से भरे हुए सारे ट्रक्स को पकड़ लेता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उसे ये पता लगता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एसीपी शेखावत ने जो भी ट्रक्स पकड़े हैं उन सभी के अंदर पुष्पा ने मामूली लकड़ी रखी होती है, वो भी लाल पेंट करके। और इस तरह से एसीपी शेखावत को चकमा देके पुष्पा अपने 2000 टन लाल चंदन को इंडिया से बाहर निकाल देता है और अपने इंटरनेशनल बायर को बेच देता है। इधर एसीपी शेखावत को जब ये पता लगता है कि वो सारी लकड़ी नकली है तब तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में आग बबूला होकर वो सारी लकड़ियों को जला देता है। इन सारी लकड़ियों को एसीपी शेखावत जिस गोदाम में जलाता है वहाँ पर वो खुद भी अपने आप को जलाकर ख़त्म कर लेता है। अब इसके आगे की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अब पुष्पा की डील होने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और इसीलिए वो इलेक्शंस में बड़े आराम से एमएलए सिंपा को सीएम बनवा देता है। एमएलए सिंपा अब सीएम बनकर बहुत खुश होता है, इसीलिए वो पुष्पा से मिलने सीधा उसके घर आता है। वो घर आकर पहले पुष्पा के साथ खाना खाता है, फिर वो पुष्पा की वाइफ और उसकी पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। इसके बाद पुष्पा के गांव में एक फेस्टिवल आता है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गांव के सारे लोग मंदिर जाते हैं। यहाँ पर पुष्पा, उसकी वाइफ और उसकी माँ भी आते हैं। यहाँ पर ये नोटिस होता है कि इसी फेस्टिवल में पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है और कुछ लेडीज़ श्रीवल्ली को हैंडल करते हैं। तब उन्हें ये पता लगता है कि असल में श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और पुष्पा पिता बनने वाला है। अब पुष्पा को ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसीलिए वो काली माता के ड्रेस में वहाँ पर डांस भी करता है। पुष्पा के साथ साथ सारे गाँव वाले भी नाचते हैं। लेकिन अब इसी फेस्टिवल में कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो पुष्पा के बड़े भाई, जिसका नाम मोहन है, उसकी बेटी को छेड़ने लगते हैं। उसकी बॉडी से उसके कपड़ों को खींचने लगते हैं और जैसे ही पुष्पा ये नोटिस करता है वैसे ही वो उन सारे गुंडों को बहुत मारता है। खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू भी बोलती है।
पूरी मूवी में ये नोटिस होता है कि पुष्पा के इस बड़े भाई की बेटी पुष्पा को हमेशा ही पुष्पा चाचा कहती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसके पिता आते हैं यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, वैसे ही वो पुष्पा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी को चाटा मारता है। वो पुष्पा से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर वो हमारी फैमिली से नहीं जुड़ सकता। ये बातें सुनकर पुष्पा को बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुष्पा का वो बड़ा भाई यानी कि मोहन उन सभी बदमाशों के सर के बाल कटवा देता है और उन सबको गधे पर बैठकर घुमाता है, जिस वजह से उन सारे बदमाश लड़कों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो सब लड़के जिन्हें पुष्पा ने पीटा था वो सब अपना बदला निकालने के लिए पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि पुष्पा के बड़े भाई ने उन सबको गंजा करके गधे पर बैठाया था। इसीलिए वो लोग उसे फ़ोन करके कहते हैं कि वो भी अब टीवी पर आएगा और लाइव टेलीकास्ट करके बीच रोड पर खुद को टकला करेगा। ये बातें जानकर पुष्पा के बड़े भाई की वाइफ यानी कि पुष्पा की भाभी वो सीधा पुष्पा के घर आती है। वो सारी बातें पुष्पा को बताती है। पुष्पा को जैसे ही ये पता लगता है कि उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया गया है, वैसे ही पुष्पा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने लोगों को लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है। यहाँ पर खुद को लाइव टेलीकास्ट करते हुए वो सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वो चुपचाप उसकी भतीजी को वहीं पर छोड़ दे जहाँ से उसे उठाया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुष्पा एक एक आदमी को चुन चुन के मारेगा। अब इसके बाद वो लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो सीधा पुष्पा को फ़ोन करता है और पुष्पा से कहता है कि वो उसे एक एड्रेस दे रहा है जहाँ पर उसने लड़की को रखा है। अगर पुष्पा को उसे बचाना है तो पुष्पा वहाँ पर अकेला आए। लेकिन इसी टाइम पर पुष्पा के इस लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के हेड प्रताप रेड्डी भी देख रहा होता है। इसीलिए ये देखकर वो सीधा एमएलए सिंपा को बुलाता है, जो कि अब सीएम बन चुका है। वो अपने ऑफिसर बुलाकर उससे कहता है कि आखिर ये पुष्पा क्या कर रहा है, जिस पर सीएम सिंपा उसे बताता है कि असल में एक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ उसकी भतीजी को उठाकर ले आया है और इसीलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। ये बात सुनकर प्रताप रेड्डी सीएम सिंपा से कहता है कि असल में जो लड़का पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले गया है वो कोई और नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा है और अपने उस भतीजे से उसे भी बहुत प्यार है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। प्रताप रेड्डी सिंपा से कहता है कि वो पुष्पा को फ़ोन करके कहे कि वो उसके भाई के बेटे से दूर रहे। ये बात सुनते ही सिंपा पुष्पा को फ़ोन करता है और उसे सारी बातें बताता है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर सिंपा की बात नहीं मानता। वो फ़ोन पर ही प्रताप रेड्डी को भी 4-5 बातें सुना देता है। वो प्रताप रेड्डी से कहता है अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो आज वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बोलने के बाद ही पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और सीधा पहुंच जाता है उसी बताए एड्रेस पर। यहाँ आने के बाद पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है, लेकिन इस टाइम पर यहाँ प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है यानी कि मरने वाले का पिता। वो यहाँ पर आकर पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और अपनी भतीजी को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद उस लड़की का पिता यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, जिसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उसे पुष्पा की अच्छाई देखकर शर्म आ जाती है। इसलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो पुष्पा से माफ़ी मांगेगा और उसे परिवार का दर्जा देगा। इस टाइम पर उसकी बेटी की शादी फिक्स होती है, इसीलिए वो कार्ड छपवाता है और कार्ड लेकर सीधा पुष्पा के घर जाता है। वहाँ पर वो पुष्पा की माँ को कार्ड देते हुए कहता है कि पुष्पा और उसके पूरे परिवार को उसकी बेटी की शादी में आना है, क्योंकि शादी पर सारा परिवार एक साथ होता है। पुष्पा जब ये बात जानता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसीलिए वो भी अपनी भतीजी की शादी में जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ रियूनाइट हो जाती है और अब पूरा परिवार एक साथ होता है। अब इस मूवी में यहाँ पर 2 सीन चल रहे होते हैं दोस्तों। पहला सीन जिसमें पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही है और दूसरा सीन जिसमें प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और छोटे भाई के बेटे दोनों की चिता को जला रहा है, उनका फ्यूनरल सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस टाइम पर प्रताप रेड्डी और पुष्पा दोनों के लिए फूल के गुलदस्ते आते हैं और उन दोनों गुलदस्ते के अंदर एक जैसे ही बॉम्ब रखे होते हैं, यानी कि एक ही आदमी ने उन दोनों में बॉम्ब डाला है।
अगले सीन में वो आदमी भी दिखता है जिसने उन दोनों में बॉम्ब डाले हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उसका फेस रिवील नहीं होता। लेकिन इस टाइम पर वो काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा है और वो यहाँ से एक ही बार में बटन दबा के दोनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। एंड होते होते हमें पुष्पा 3 का पोस्टर भी दिखता है, यानी कि दोस्तों अब पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 भी आएगी जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। फ्रेंड्स, इसी पुष्पा 3 के अंदर हमें ये पता लगेगा कि आखिर ये इंसान है कौन जिसकी पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों से दुश्मनी है और आखिरकार उसने अपने हमले से उन दोनों को मार दिया है या फिर वो दोनों अभी भी जिंदा है। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पुष्पा 3 में। फिलहाल हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल फन एंजल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।